फ्रेंड्स, कैसे हो आप। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल ऑनलाइन पीसीबी ट्यूटोरियल में। आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ क्लास 10 का सबसे पहला चैप्टर, जिसका नाम है करंट इलेक्ट्रिसिटी, जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग और इम्पोर्टेंट भी है। लेकिन चैप्टर शुरू करने से पहले मैं थोड़ा सा इस चैप्टर का आपको इतिहास बताना चाहता हूँ, हिस्ट्री बताना चाहता हूँ कि आखिर ये इलेक्ट्रिसिटी आया कहाँ से, उत्पन्न कैसे हुआ, क्या क्या तांडव हुआ था जो आज हमारे घर में ये इलेक्ट्रिसिटी आ रखा है और आप इस इलेक्ट्रिसिटी की मदद से मोबाइल, लैपटॉप, फ्रिज, कूलर जो भी है वो चला पाते हैं। अगर इलेक्ट्रिसिटी आपके घर में एक दिन या एक घंटे नहीं आए तो बहुत सारे ऐसे चीज है, बहुत सारे ऐसा काम है जो नहीं हो पाता है। मतलब हम कह सकते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी का हमारे जीवन में एक बहुत बड़ा हिस्सा है। अगर इलेक्ट्रिसिटी ना हो तो हमारा जीवन समझ लो एक बिना पेट्रोल का गाड़ी की तरह हो जाएगा। तो इलेक्ट्रिसिटी का बहुत अहम भूमिका है हमारे जीवन में। तो चैप्टर शुरू करने से पहले मैं आपको कुछ सुनाना चाहता हूँ, उसे सुनो, उसके बाद मैं चैप्टर शुरू करूंगा। एक समय था जब इंसान इलेक्ट्रिसिटी के बारे में कुछ भी नहीं जानता था, लेकिन इंसान को कुछ मछलियों से बिजली का झटका लगता था। मिस्र के 5000 साल पुराने लेखों में भी इन मछलियों का जिक्र मिलता है। समय बीतता गया, लेकिन इंसान इलेक्ट्रिसिटी के बारे में कोई भी खास जानकारी नहीं जुटा पाया। फिर 600 ईसा पूर्व में थेल्स ने पाया कुछ चीजों को बिल्ली के बालों से रगड़ने पर वो हल्की चीजों को अपनी तरफ खींचने लगती हैं, जैसे चिड़िया के पंख। थेल्स का मानना था कि घर्षण की वजह से इन चीजों में चुंबकीय गुण उत्पन्न होते हैं जो चीजों को अपनी तरफ खींचते हैं, लेकिन थेल्स गलत थे। इलेक्ट्रिसिटी एक रहस्यमय चीज ही बनी रही जब तक कि 1600 में विलियम गिलबर्ट ने स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी को नहीं समझाया। उन्होंने कहा कि चीजों को रगड़ने से उनमें एक तरह का इलेक्ट्रिक फोर्स उत्पन्न होता है जो चीजों को अपनी तरफ खींचने के लिए जिम्मेदार है। फिर 18वीं शताब्दी में बेंजामिन फ्रैंकलिन अपनी निजी संपत्ति बेचकर इलेक्ट्रिसिटी पर शोध करने लगे। जून 1752 में इन्होंने एक पतंग को ऐसे समय उड़ाया जब बिजली कड़क रही थी और उस पतंग की डोरी गीली थी। इन्होंने इस पतंग की डोरी में एक चाबी बांध दी थी और पतंग के ऊपर एक मेटल वायर लगा दिया था। बिजली पतंग की डोरी से होते हुए चाबी तक और चाबी से फ्रैंकलिन के हाथ को छू रही थी। इस तरह बेंजामिन इलेक्ट्रिसिटी के खोजी कहलाए। फिर 1800 में अलेक्जेंड्रा वोल्टा ने जिंक और कॉपर के लेयर्स को यूज करके बैटरी बना दी। 1821 में माइकल फैराडे ने इलेक्ट्रिक मोटर का आविष्कार किया। 1879 में थॉमस अल्वा एडिसन ने हजारों प्रयोगों के बाद बल्ब का आविष्कार किया और दुनिया को रोशन कर दिया। इसके बाद 1884 में निकोला टेस्ला एडिसन की कंपनी में इलेक्ट्रिकल इंजीनियर का काम करने आए। थोड़े समय बाद एडिसन ने टेस्ला से कहा कि डायरेक्ट करंट जनरेटर में जो कमियां हैं उन्हें सुधार दो तो मैं तुम्हें $50,000 दूंगा, जो आज लगभग $1.1 मिलियन के बराबर होंगे। टेस्ला ने यह काम पूरा कर दिया, पर एडिसन ने उन्हें कोई डॉलर नहीं दिया, जिस वजह से टेस्ला ने उनकी कंपनी को छोड़ दिया और 1888 में उन्होंने जॉर्ज वेस्टिंगहाउस के साथ पार्टनरशिप की। जॉर्ज वेस्टिंगहाउस अल्टरनेटिंग करंट की मदद से इलेक्ट्रिक पावर को यूनाइटेड स्टेट्स में फैलाकर बिजनेस करना चाहते थे। निकोला टेस्ला की मदद से उनका ये सपना पूरा हो पाया। उस समय थॉमस एडिसन अल्टरनेटिंग करंट के विरोध में थे, क्योंकि वो डायरेक्ट करंट का बिजनेस कर रहे थे। उन्होंने अल्टरनेटिंग करंट को बुरा दिखाने के लिए अमेरिका में गलत जानकारी फैलाई और एक बार तो उन्होंने हाथी को भी अल्टरनेटिंग करंट से झटका दिया। हालांकि डीसी करंट में काफी खामियां थी। काफी लोग इस करंट की वजह से मर चुके थे, घरों में आग लग जाती थी। ये करंट केवल 2 मील दूर तक ही जा सकता था। उसे आगे ले जाने के लिए हर बार एक स्टेशन बनाना पड़ता था, जबकि टेस्ला का अल्टरनेटिंग करंट हजारों मीलों तक बिना रुके जाता था। बाद में एडिसन को हार माननी ही पड़ी और एसी या अल्टरनेटिंग करंट की जीत हुई। आज अल्टरनेटिंग करंट की मदद से पूरे विश्व में बिजली को दूर दूर तक भेजा जाता है। फिर 1905 में हमारे सबके फेवरेट अल्बर्ट आइंस्टीन ने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पे एक पेपर लिखा। उन्होंने कहा कि लाइट छोटे छोटे पैकेट्स में ट्रेवल करती है। जब ये लाइट किसी मेटल पर पड़ती है तो ये मेटल इलेक्ट्रॉन्स को रिलीज करता है। इस खोज से क्वांटम रेवोल्यूशन शुरू हो गया और आइंस्टीन को 1921 में नोबेल प्राइज से सम्मानित किया गया। आज फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की वजह से इंसान सोलर एनर्जी से इलेक्ट्रिसिटी बना पाया है। इसी तरह धीरे धीरे इलेक्ट्रिसिटी का विकास होता रहा और 1947 में ट्रांजिस्टर की खोज हुई, फिर कंप्यूटर्स की और कई सारी आधुनिक मशीनों की, और आज आप ये वीडियो भी इलेक्ट्रिसिटी की मदद से ही देख पा रहे हैं, जिसे संभव बनाने के लिए इतिहास के काफी वैज्ञानिकों ने मेहनत और लगन से काम किया था। तो कैसा लगा आपको इलेक्ट्रिसिटी का इतिहास? आई होप आपको अच्छा ही लगा होगा। तो चलिए अब मैं आपका चैप्टर प्रॉपर वे से शुरू करता हूँ। देखो, ये जो चैप्टर है करंट इलेक्ट्रिसिटी, अब तो प्यारा सा सबसे पहले कॉपी में हेडिंग डालो करंट इलेक्ट्रिसिटी, ओके।
उसके बाद मैं आपको एक ऐसा चीज बताने वाला हूं जिससे आपको लगेगा कि हाँ सर आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं। इलेक्ट्रिसिटी एक ऐसा चैप्टर है जिसमें आपको बहुत सारा चीजों को पढ़ना होगा और इस चैप्टर में आपको ऐसे चीज के बारे में पढ़ना है, ऐसे चीज के बारे में स्टडी करना है जो कि आप ना देख सकते हो और ना महसूस कर सकते हो और ना छू सकते हो, और वो है चार्ज। मतलब एक ऐसा चीज जिसे बिना देखे, बिना अनुभव किए, बिना छुए आपको अध्ययन करना है, वही है इलेक्ट्रिसिटी। और उस चीज का नाम है चार्ज। आपने नाम सुना होगा चार्ज, हिंदी में इसे आवेश कहते हैं। ओके, लेकिन सबसे पहले आपको हेडिंग डालना होगा करंट इलेक्ट्रिसिटी। तो जल्दी से कॉपी में आप हेडिंग डाल लीजिएगा करंट इलेक्ट्रिसिटी। ओके, करंट इलेक्ट्रिसिटी। लेकिन अभी मैं करंट इलेक्ट्रिसिटी के बारे में बात नहीं करूंगा, वेट, थोड़ा सा वेट करना होगा आपको। मैं सिर्फ और सिर्फ अभी इलेक्ट्रिसिटी के बारे में बात करने वाला हूं। अब ये इलेक्ट्रिसिटी जो है वो क्या है, तो सबसे पहले समझना। देखो, सबसे पहले मैंने क्या किया है, ये इलेक्ट्रिसिटी को पूरा का पूरा डिपेंड करवा दिया है किस पे, चार्ज पे। किस पे करवा दिया है, चार्ज पे। क्योंकि जब तक चार्ज नहीं होगा तब तक किसी प्रकार का कोई भी इलेक्ट्रिसिटी नहीं होगा। ओके, अब ये जो चार्ज है या फिर इलेक्ट्रिसिटी है, इसको मैंने दो कैटेगरी में कैटेगराइज कर दिया। सबसे पहला जो है वो है स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। ओके, सबसे पहला जो है क्या है, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी, एंड सेकेंड वन इज द करंट इलेक्ट्रिसिटी। ओके, करंट इलेक्ट्रिसिटी, बात समझे? तो इस इलेक्ट्रिसिटी को हमने दो कैटेगरी में कैटेगराइज कर दिया है, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी और करंट इलेक्ट्रिसिटी। बात समझ गए? अब देखो यहाँ पे स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी और करंट इलेक्ट्रिसिटी आखिर है क्या। सबसे पहली बात, अगर मैं बात करता हूँ स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी का, तो स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी एक ऐसा इलेक्ट्रिसिटी है जिसमें आप किसी भी इलेक्ट्रिक करंट को स्टडी करोगे जब कोई चार्ज रेस्ट पर होगा। मतलब व्हेन चार्ज इज एट रेस्ट, जब चार्ज रेस्ट पर होता है उस तरह के इलेक्ट्रिसिटी को क्या कहते हैं अपन, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। और इसका बहुत ही शानदार एग्जांपल है, और वो एग्जांपल को मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, और वो है आपका फ्रिक्शन। देखो मेरे भाई, फ्रिक्शन में क्या होता है, जब भी कोई आप दो बॉडी लेते हो ए और बी, जब दो कोई बॉडी लेते हो और उसको जब घर्षण करवाते हो, तो घर्षण करवाने के बाद क्या होता है कि एक बॉडी से इलेक्ट्रिक चार्ज जो है वो निकल कर दूसरे बॉडी में आ जाता है, और ये नेगेटिव चार्ज हो जाता है और ये पॉजिटिव चार्ज होता है। अब बताओ, ये चार्ज तो इस पे रेस्ट में, स्थिर अवस्था में है, मूव तो नहीं कर पा रहा है क्योंकि ये फ्रिक्शन के कारण उत्पन्न हुआ है। तो जब भी स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी का बात करेंगे तो यहाँ पे सबसे बढ़िया एग्जांपल आता है आपका फ्रिक्शन। ऐसे बहुत सारे चीज है, यहाँ पे मैं एक एक चीज को डिस्कस करूंगा, बहुत सारा चीज है। मैं फिर से बोल रहा हूँ, मैंने जो भी आपको यहाँ पे पढ़ाया है या पढ़ाऊंगा वो सब जो है आपका अगला क्लास से रिलेटेड होगा। क्योंकि अभी आप 10th में हो तो आप 12th में 11th में जाओगे, तो 11th में तो खैर 9th वाला पूरा पोर्शन होता है, लेकिन 12 में पूरा का पूरा 10th का पोर्शन होता है। और आपको 10th में जाने के बाद जो है 12 में जाने के बाद पूरा का पूरा यहाँ से बेसिक अगर आपको पता नहीं होगा तो 12 आपको समझ में नहीं आएगा। इसलिए 12 का पूरा बेसिक मैं यहाँ पे आपको दे रहा हूँ ताकि आगे क्लास में आपको किसी प्रकार का कोई प्रॉब्लम ना हो। ओके, तो यहाँ पे बात समझना है, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी किसको कहेंगे, जब कोई चार्ज रेस्ट में होता है उस चीज को, उस इलेक्ट्रिसिटी को हम लोग क्या कहते हैं, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। और इसका एग्जांपल है, बहुत शानदार सा एग्जांपल है फ्रिक्शन। अब आइए इधर करंट इलेक्ट्रिसिटी। यहाँ पे क्या होगा, जब चार्ज क्या होगा, मोशन में होगा। व्हेन चार्ज इज इन मोशन, और जब चार्ज मोशन में होता है तो क्या होता है, करंट फ्लो होता है। ओके, आपको ऐसे भी पता होगा द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट, वो अभी बाद में बात करेंगे, अभी छोड़ दो, अभी मैं बेसिक बता रहा हूँ आपको, एक एक चीज मैं डिस्कस करूंगा, बस यही आपको ध्यान रखना।
तो व्हेन चार्ज इज इन मोशन, जब चार्ज मोशन में होता है, जब चार्ज मूविंग स्टेज में होता है, उस चीज को क्या कहते हैं? करंट इलेक्ट्रिसिटी। और इसका एग्जांपल क्या हो सकता है? अल्टरनेटिव करंट, एसी, ओके, डीसी जिसको कह सकते हैं। तो इधर अलग चीज है, इधर अलग चीज है। ओके, सबसे पहले ये दोनों तो समझ गए कि करंट इलेक्ट्रिसिटी और स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी होता क्या है। अब मैं आपको सबसे पहले पूरा कंप्लीट डिस्कस करूंगा स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी के बारे में। तो सबसे पहले आपको एक प्यारा सा हेडिंग डालना होगा, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। सबसे पहले आपने क्या हेडिंग डाला होगा? इलेक्ट्रिसिटी। ओके, उसके बाद इलेक्ट्रिसिटी किस पे डिपेंड करता है? चार्ज पर। ओके, जब चार्ज रेस्ट में है तो क्या कहलाएगा? स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। और जब चार्ज मोशन में है तो क्या कहलाएगा? करंट इलेक्ट्रिसिटी। अब जो है आपको क्या लिखना होगा? स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। तो जल्दी से एक छोटा सा प्यारा सा हेडिंग डाल लीजिएगा, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। हाँ जी, तो अब बात करते हैं अपन स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी के बारे में। देखो, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी अगर आता है शब्द, तो इससे रिलेटेड एक और शब्द आता है मेरे दिमाग में जिसका नाम है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। ओके, आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक क्लास 12 का सबसे पहला चैप्टर पढ़ने को मिलेगा। क्लास 12 में सबसे पहला चैप्टर आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक्स ही पढ़ने को मिलेगा। अब आपको ध्यान देना है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स क्या होता है। देखो, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स एक ऐसा ब्रांच है फिजिक्स का, ओके, एक ऐसा चैप्टर है फिजिक्स का जिसमें आप जनरली चार्ज के बारे में बात करते हैं। ओके, चार्ज, चार्ज, और चार्ज के बारे में आप तब बात करते हो जब चार्ज रेस्ट में होता है। मतलब electrostatic is the branch of physics in which we study about the charge when it has rest. Okay, जब कोई भी चार्ज रेस्ट में होता है उसके बारे में अपन बात करते हैं तो वो क्या कहलाता है? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। अब देखो, जब हम बात करते हैं चार्ज इज एट रेस्ट, ओके, चार्ज इज एट रेस्ट, जब चार्ज रेस्ट में होता है तो क्या क्या कर सकता है? तो सबसे पहला, चार्ज अगर कोई रेस्ट में है तो सबसे पहले चार्ज अपने चारों ओर एक प्रकार का इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। ओके, याद रखिएगा, जब कोई भी चार्ज रेस्ट में होता है तो चार्ज के चारों ओर जो है एक तरह का इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होता है। जैसे मान लीजिए ये कोई चार्ज है, ओके, तो चार्ज के चारों ओर जो है ना, इस एरिया में इसका इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो प्रोड्यूस होगा। ओके, चारों तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होगा। कब? जब चार्ज रेस्ट में होगा। ओके, अब बात करते हैं दूसरा, अगर चार्ज रेस्ट में है तो इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ साथ मैग्नेटिक फील्ड भी प्रोड्यूस करेगा। क्या? तो यहां पर मैग्नेटिक फील्ड जो है वो प्रोड्यूस नहीं करता है। ओके, याद रखिएगा, जब कोई भी चार्ज रेस्ट में होता है तो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस नहीं करता है, केवल और केवल इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। तीसरा, जब कोई चार्ज रेस्ट में होता है तो यहाँ पे किसी प्रकार का रेडिएशन भी निकलता नहीं है। आपको ये बात याद रखना होगा। कब? जब चार्ज रेस्ट में है तो केवल इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होगा, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस नहीं होगा और रेडिएशन प्रोड्यूस नहीं होगा। तो हम रेस्ट का बात करते हैं। लेकिन अगर चार्ज मोशन में है, अगर चार्ज मोशन में है तब क्या प्रोड्यूस होगा, उसके बारे में भी मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूं ताकि आपको सीखने को मिल जाए। देखिए, अब यहाँ पे व्हेन चार्ज इज इन मोशन, और मेरे भाई आपको पता है कि मोशन भी दो प्रकार का होता है। एक होता है यूनिफॉर्म मोशन और एक होता है नॉन यूनिफॉर्म मोशन। तो यहाँ सबसे पहले हम बात करेंगे यूनिफॉर्म का और इधर बात करेंगे नॉन यूनिफॉर्म का। ओके, तो चार्ज जो है मोशन में तो है, लेकिन दो प्रकार का मोशन। अब आ गया यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म। ओके, अब यहाँ पे आपको समझना होगा कि जब चार्ज मोशन में है, यूनिफॉर्म मोशन में है, तो वहां पे क्या क्या प्रोड्यूस होगा, एक चार्ज क्या क्या प्रोड्यूस कर सकता है। तो सबसे पहला चीज जो है
वो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा। मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस बिल्कुल होगा जब चार्ज मोशन में होगा, यूनिफॉर्म मोशन में होगा। ओके, दूसरा यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड भी प्रोड्यूस होगा, बिल्कुल होगा, बिल्कुल होगा, मैग्नेटिक फील्ड भी प्रोड्यूस होगा। कब? जब चार्ज यूनिफॉर्म मोशन में होगा। एंड थर्ड वन इज द रेडिएशन। रेडिएशन, किसी प्रकार का रेडिएशन यहाँ पे प्रोड्यूस नहीं होगा जब चार्ज यूनिफॉर्म मोशन में होगा। आपको ये बात याद रखना होगा। ओके, हाँ जी। अब आ जाइए नॉन यूनिफॉर्म मोशन। अगर कोई चार्ज नॉन यूनिफॉर्म मोशन में है, या फिर इसको कह सकते हैं एक्सेलरेटेड मोशन। ओके, क्योंकि आपको पता है 9th क्लास में आपने पढ़ा होगा चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, वेलोसिटी का रेट चेंज होना मतलब वेलोसिटी में परिवर्तन होना, मतलब कि वेलोसिटी का यूनिफॉर्म ना हो के नॉन यूनिफॉर्म होना। और जब कोई भी चीज नॉन यूनिफॉर्म स्पीड हो जाता है, वेलोसिटी हो जाता है, तो वहां पे एक्सेलरेशन उत्पन्न होता है, और इसीलिए नॉन यूनिफॉर्म को हम लोग बोलते हैं एक्सेलरेटेड मोशन। तो जब भी कोई एक्सेलरेटेड मोशन होगा मतलब नॉन यूनिफॉर्म मोशन होगा, तब यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड तो प्रोड्यूस होगा ही, बिल्कुल होगा, मैग्नेटिक फील्ड भी प्रोड्यूस होगा, लेकिन किसी सॉरी, और यहाँ पे रेडिएशन भी जो है वो प्रोड्यूस होगा। अब रेडिएशन को जनरली वेव भी बोल सकते हो फिजिक्स की भाषा में। ओके, तो यहाँ पे नॉन यूनिफॉर्म मोशन में आपको क्या क्या मिल गया? इलेक्ट्रिक फील्ड भी मिल गया, और मैग्नेटिक फील्ड भी मिल गया, और रेडिएशन भी मिल गया। ओके, ये सब चार्ज का स्टेट का बात मैं कर रहा हूं। जब रेस्ट है तो केवल इलेक्ट्रिक फील्ड है, जब यूनिफॉर्म मोशन है तो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड है, और जब नॉन यूनिफॉर्म मोशन है तब इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड एंड रेडिएशन मतलब वेव तीनों है। अब यहाँ पे एक बहुत ही शानदार वर्ड आता है, एक शब्द निकलता है, बहुत ही शानदार। देखो ये तीनों को मिलाओगे तो एक नया शब्द आता है। कैसे? पहला है इलेक्ट्रो, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड है तो इलेक्ट्रो। दूसरा है मैग्नेटिक फील्ड मतलब इलेक्ट्रो मैग्नेटिक, इलेक्ट्रो मैग्नेटिक, इलेक्ट्रो इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक मैग्नेटिक फील्ड, एंड ये क्या है? रेडिएशन। तो रेडिएशन को अपन क्या लिख सकते हैं? वेव लिख सकते हैं। तो ये हो गया इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन भी लिख सकते हो। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो है ना, ये बहुत शानदार चीज है। पूरा का पूरा फिजिक्स 12th क्लास का फिजिक्स में आपको यही चीज जो है वो देखने को मिलेगा, पूरा का पूरा फिजिक्स में। ओके, आपको यही चीज जो है पूरा का पूरा सिखाया जाएगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। ओके, अब ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में और क्या क्या होता है उसके बारे में मैं थोड़ा सा आपसे डिस्कस करना चाहता हूँ, थोड़ा डिटेल्स में। तो ये चीज आप समझ गए होंगे, इसे आप जल्दी से कॉपी में लिख सकते हो, क्योंकि मैं कुछ और बताने वाला हूँ। देखो आप क्लास 10th में हो अभी। ओके, क्लास 10th में इतना सारा चीज का जरूरत नहीं है, लेकिन अकॉर्डिंग टू कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू आजकल बहुत ज्यादा कंपटीशन हो गया है, इसलिए आपको बहुत सारा नॉलेज होना बहुत जरूरी है। इसलिए मैं आपको लॉट ऑफ नॉलेज दे रहा हूं ताकि आपको किसी प्रकार का कोई प्रॉब्लम नहीं हो। ओके, इसलिए अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लग रहा हो तो जल्दी से एक लाइक कर देना। ओके, अगर सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब भी कर देना। चलो आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव तो आप समझ गए होंगे। अब मैं आपको एक चीज और समझाना चाहता हूँ, अगर आप इसे कॉपी में नोट कर लिए होगे तो देखो मेरे भाई, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव एक ऐसा वेव है जिससे हम इस लाइट को ऑब्जर्व कर पा रहे हैं। ये जो लाइट जो जल रहा है ना, ये लाइट क्या है? एक प्रकार का वेव ही है लाइट, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, इट इज अ वेव। और आपको पता होगा, जानते भी होगे कि लाइट हैव डुअल नेचर। लाइट के पास दो नेचर होता है, एक पार्टिकल नेचर होता है और एक वेव नेचर होता है। ओके, तो यहाँ पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो है वो लाइट ही है, थोड़ा ध्यान से समझना। ये तीनों मिलके बनाया इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थोड़ा ध्यान से आपको समझना होगा मेरे ब्रदर, कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज अ वेक्टर क्वांटिटी। आपको मैंने पिछले क्लास में वेक्टर 9th क्लास का जो वीडियो मैंने अपलोड किया था उसमें वेक्टर, अरे आप जानते हो यार 10th क्लास के स्टूडेंट हो आप, आपको वेक्टर के बारे में पता होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी है, और मैग्नेटिक फील्ड भी वेक्टर क्वांटिटी है। इलेक्ट्रिक फील्ड को ई से रिप्रेजेंट किया जाता है और मैग्नेटिक फील्ड को बी से रिप्रेजेंट किया जाता है। ओके, आपको ये याद रखना होगा, ध्यान रखना होगा। अब रेडिएशन मतलब वेव। ओके, वेव को भी मारो गोली। आपको ये थोड़ा ध्यान से समझना होगा
कि जब ये तीनों एक दूसरे से मिलते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड एंड रेडिएशन, तो मान लो ये मैग्नेटिक फील्ड है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है और ये क्या है, वेव है, तीनों एक दूसरे के 90 डिग्री पर होते हैं। आपको ये बात भी आपको याद रखना होगा। ये तीनों जो है एक दूसरे के 90 डिग्री पर होते हैं। कौन कौन? इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड एंड रेडिएशन जो है वो तीनों एक दूसरे के 90 डिग्री पर होते हैं। मतलब हम कह सकते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड के 90 डिग्री पर है। हम कह सकते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड और वेव जो है वो 90 डिग्री पर है, और इलेक्ट्रिक फील्ड एंड वेव भी जो है वो 90 डिग्री पर है। तीनों एक दूसरे के 90 डिग्री पर होते हैं, लाइक दिस। ओके, लाइक दिस। बात समझ में आया? ये तीनों जो है एक दूसरे के 90 डिग्री पर है। तो आपको ये बात याद रखना होगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड एंड रेडिएशन तीनों एक दूसरे के 90 डिग्री पर होते हैं। और जब तक ये तीनों आपस में मिलता नहीं है, इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड एंड रेडिएशन मिलता नहीं है, तब तक किसी प्रकार का लाइट जो है वो प्रोड्यूस नहीं होता है। ओके, तो लाइट प्रोड्यूस होने के लिए, लाइट निकलने के लिए ये तीनों चीजों का होना बहुत जरूरी है। कौन कौन सा? इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड एंड रेडिएशन। तो ये सब तो आप समझ गए कि ये क्या हो रहा है। तो आपको सबसे पहले चीज समझना होगा कि ये करवा कौन रहा है आपका एक ऐसा चीज जो देख भी नहीं सकते, और वो कौन है? चार्ज है। क्योंकि जब चार्ज रेस्ट पर था तो केवल इलेक्ट्रिक फील्ड था, यूनिफॉर्म मोशन था तो ये दोनों था, और नॉन यूनिफॉर्म हुआ तो तीनों हो गया। कौन करवाया? ये टोटल चार्ज करवाया। तो अब जानते हैं कि ये चार्ज है क्या जो इतना तांडव करवा रहा है। मैं फिर से आपको बता दूं कि चार्ज एक ऐसा छोटा सा पार्टिकल है जो आप ना देख सकते हो, ना छू सकते हो, ना महसूस कर सकते हो, लेकिन उसके बारे में बहुत ही ज्यादा अध्ययन करना है। ओके, तो अब हम जानते हैं कि ये चार्ज क्या है। तो सबसे पहले आप छोटा सा प्यारा सा हेडिंग डाल लीजिएगा, चार्ज। ओके, देखो अभी मैं आपको और भी कुछ इसमें बता सकता हूं, ऐसा नहीं है, बहुत सारा चीज बता सकता हूं। ठीक है, कि जब कोई भी चार्ज रेस्ट में होता है तो और क्या क्या होता है। जैसे अगर मैं बता दूं चार्ज का, तो चार्ज रेस्ट में होता है तो इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन करता है। ओके, इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें आप किसी बॉडी को जो है ना, जैसे मान लो ये पेन है। ओके, ये आपको जो है पॉजिटिव चार्ज पेन को कर देना है, तो पॉजिटिव चार्ज करने के लिए आपको एक प्रोसेस करना होगा, दैट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन। ओके, तो वो चीज जो है वो रेस्ट पर ही होता है, सारा का सारा कुछ रेस्ट फेनोमेना है, मतलब चार्ज का रेस्ट फेनोमेना ही है। ओके, तो वो सब अभी आपको उतना जानना जरूरी नहीं है, बस समझ लो कि हाँ जब चार्ज रेस्ट में होता है तो ये सब चीज होती है, और जब चार्ज रेस्ट में होता है तो उसके बारे में स्टडी को क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोस्टैटिक कहते हैं। ओके, और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स जो है बहुत ही बड़ा चैप्टर है, बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर, जिसमें आपको इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ये सब चीजों के बारे में आपको पढ़ने को मिलेगा। वैसे तो मैं भी आपको पढ़ाऊंगा इलेक्ट्रिक फील्ड किसको कहते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल किसको कहते हैं, पूरा फुल डिटेल्स और बहुत ही शानदार वे में पढ़ाऊंगा आपको। ओके, इसलिए लगातार बने रहिए हमारे साथ, और जल्दी से एक छोटा सा हेडिंग डाल लीजिएगा, चार्ज। अगर इतना में आपको कोई भी चीज डाउट लगा हो तो कृपया कमेंट करके जरूर बताना कि सर मुझे इस टॉपिक में, इस पॉइंट पे हमको थोड़ा सा डाउट है, आप इसे कृपया रिपीट कर दीजिएगा। तो अगले लेक्चर में मैं एकदम जरूर से रिपीट करूंगा। तो जल्दी से इसे अगर लिखना हो कॉपी में तो लिख के चार्ज हेडिंग डाल लो। हाँ जी भाई साहब, तो आपने तो हेडिंग डाल लिया होगा चार्ज। अब मैं डाल लेता हूँ हेडिंग प्यारा सा, चार्ज। ओके, अब बात करते हैं अपन चार्ज के बारे में। सबसे पहली बात, ये चार्ज पाया कहाँ जाता है। ओके, तो आपको शायद पता होगा कि कोई भी एटम के अंदर जो है वो दो तरह का पार्टिकल होता है, दैट इज द इलेक्ट्रॉन एंड द प्रोटॉन। ओके, इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होता है और प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज होता है। मैं आपको थोड़ा सा समझा दूं एक चीज, कि ये इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन ये एटम के अंदर हैं, एटम के अंदर हैं, और जो भी चीज एटम के अंदर होता है या नीचे होता है उसको बोलते हैं सब। जैसे इंस्पेक्टर के नीचे वाला होता है सब इंस्पेक्टर। ओके, तो एटम के अंदर वाला होगा सब एटॉमिक। ओके, सब एटॉमिक पार्टिकल। ओके, तो चार्ज क्या है? चार्ज इज द प्रॉपर्टी ऑफ सब एटॉमिक पार्टिकल
थोड़ा ध्यान से समझो। सब एटॉमिक पार्टिकल कौन है? इलेक्ट्रॉन है। और क्या है? प्रोटॉन है। ओके, अब इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन तो सब एटॉमिक पार्टिकल हैं। कैसे हैं? क्योंकि ये एटम के अंदर है। ओके, अब एटम के अंदर पाया तो जा रहा है इलेक्ट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉन किसको कहते हैं? जिस पे नेगेटिव चार्ज होता है। प्रोटॉन किसको कहते हैं? जिस पे पॉजिटिव चार्ज होता है। तो अगर नेगेटिव चार्ज है तो वो इलेक्ट्रॉन हो गया, और अगर पॉजिटिव चार्ज है तो वो प्रोटॉन हो गया। तो ये प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन तो पार्टिकल है। ओके, और इस पे उपस्थित जो चार्ज है वो इसके प्रॉपर्टी को डिसाइड करता है। मतलब अगर नेगेटिव है तो इलेक्ट्रॉन इज द नेगेटिव चार्ज, और अगर पॉजिटिव है तो प्रोटॉन इज द पॉजिटिव चार्ज। तो हम कह सकते हैं, और आपका नीचे जो है बार मेन्यू में भी डेफिनेशन आ रहा होगा, कि चार्ज इज द प्रॉपर्टी ऑफ सब एटॉमिक पार्टिकल, सब एटॉमिक पार्टिकल, एंड इट इज एसोसिएटेड विथ मास एंड इट एक्सपीरियंस द इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड। मतलब चार्ज जो है वो सब एटॉमिक पार्टिकल का क्या है? प्रॉपर्टी है, और ये ऑलवेज मास से एसोसिएटेड रहता है। कैसे रहता है मैं आपको बताऊंगा अभी। ओके, ये जो वर्ड जो है ना, इसको ध्यान रखना, ये सब काम आने वाला है। ओके, और जो भी कोई इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन को हम कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड में या मैग्नेटिक फील्ड में हम लेकर जाएंगे, तो यह दोनों एक प्रकार के फोर्स को अनुभव करेगा, एक प्रकार के बल को महसूस करेगा, अनुभव करेगा। कैसे? थोड़ा समझना। देखो मेरे भाई, ये है चार्ज, नेगेटिव चार्ज। तो मान लो हमने इलेक्ट्रॉन को इधर रख दिया और एक दूसरा इलेक्ट्रॉन इधर रख दिया, तो दोनों पे तो चार्ज है ना, चार्ज। अब चार्ज क्या होता है? एक इलेक्ट्रिक फील्ड को प्रोड्यूस करता है, तो ये भी इलेक्ट्रिक फील्ड को प्रोड्यूस करेगा। तो बताओ, अगर ये दोनों नेगेटिव नेगेटिव है, तो बताओ लड़का लड़का कभी शादी करते हैं क्या? तो ये कभी भी एक दूसरे से मिल नहीं पाएंगे, दूसरे को रिपेल करना शुरू करेंगे। रिपेल क्यों किए? क्योंकि एक दूसरे को ये अनुभव किया कि भैया तो हमारा ही जैसा है, चलो इसको ढके लो, बाहर फेंको इसको, हम तो हैं ही यहाँ पे, दूसरा क्यों आ गया है हमारा जगह लेने। बात समझ रहे हो ना? हाँ जी। तो अगर कोई भी नेगेटिव पॉजिटिव पॉजिटिव आ गया, सेम कंडीशन यहाँ पे होगा, एक दूसरे को ये रिपेल करना शुरू करेगा। तो ये चार्ज जो है ना, अनुभव करता है इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड को। ठीक है, तो ये दिस इज द प्रॉपर्टी ऑफ द सॉरी दिस इज द डेफिनेशन ऑफ द चार्ज। ओके, तो चार्ज इज द प्रॉपर्टी ऑफ सब एटॉमिक पार्टिकल एंड इट इज एसोसिएटेड विद मास and it experiences a forces when it placed into a magnetic field or electric field. Okay, ये है चार्ज का डेफिनेशन। अब आपको मैं बताता हूँ ये चार्ज का प्रॉपर्टी क्या है, ये चार्ज का कितने सारे गुण हैं, ये चार्ज क्या क्या कर सकता है। तो अब जल्दी से एक छोटा सा हेडिंग डाल लीजिएगा, प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज। चार्ज, जब चार्ज का डेफिनेशन लिख लोगे उसके बाद ही हेडिंग डालना प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। ओके, हाँ जी। तो चलिए अब बात करते हैं स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज के बारे में। एक्चुअली अगर बात करता हूँ चार्ज का प्रॉपर्टी, तो देयर आर लॉट ऑफ प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज। बहुत सारा जो है चार्ज का प्रॉपर्टी होता है, जिसमें मैं एक एक कर आपको पूरा डिटेल्स समझाने का कोशिश करता हूँ, और आप लिखते भी रहना चीजों को ध्यान से। तो सबसे पहला अगर मैं बात करता हूँ, तो चार्ज इज ऑफ टू टाइप। चार्ज इज ऑफ टू टाइप, ये सबको पता है कि चार्ज दो प्रकार का है, और वो उसमें है सबसे पहला आपका पॉजिटिव चार्ज, और दूसरा है आपका नेगेटिव चार्ज। अब ये पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज क्यों है, थोड़ा आपको समझना होगा इसके बारे में थोड़ा डिटेल्स में, तो थोड़ा समझिएगा। देखो, एक एटम के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन इलेक्ट्रॉन दोनों होते हैं। ओके, प्रोटॉन आपको पता है कि पॉजिटिव चार्ज होता है और इलेक्ट्रॉन जो है वो नेगेटिव चार्ज होता है। आपको ये बात अच्छा से जो है वो पता है। लेकिन जब आपका पॉजिटिव चार्ज है, तो अगर प्रोटॉन जो है इलेक्ट्रॉन से ज्यादा हो गया, नंबर ऑफ प्रोटॉन, ऐसे कह सकते हैं नंबर ऑफ प्रोटॉन जो है वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से ज्यादा हो गया, तो वो क्या हो जाएगा? पॉजिटिव चार्ज। ओके, और नंबर ऑफ प्रोटॉन जो है वो कम हो गया नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से, तो क्या हो जाएगा? नेगेटिव चार्ज। क्योंकि आपको पता है कि यहाँ पे नेगेटिव बढ़ जाएगा और यहाँ पे
पॉजिटिव बढ़ जाएगा, तो ऐसा कंडीशन हो जाएगा। लेकिन तीसरा कंडीशन अगर मैं बात करूं, तीसरा दैट इज द न्यूट्रल। तो न्यूट्रल क्या होता है मेरे भाई? न्यूट्रल तब होता है जब नंबर ऑफ प्रोटॉन इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, तीनों जब बराबर होगा, सॉरी दोनों जब बराबर होंगे तो कैसा होगा? न्यूट्रल होगा, ना पॉजिटिव होगा वहां पे और ना ही नेगेटिव होगा। तो आप तो ये समझ गए होंगे कि पहला प्रॉपर्टी क्या है। ओके, अब दूसरा प्रॉपर्टीज पे आते हैं। हम यहाँ पे लिखेंगे अब, देखो चार्ज, लाइक चार्ज रिपेल ईच अदर एंड अनलाइक चार्ज अट्रैक्ट ईच अदर। अगर मैं बात करता हूँ, लिख सकते हो आप, लाइक चार्ज रिपेल ईच अदर एंड अनलाइक चार्ज अट्रैक्ट ईच अदर। अगर मैं यहाँ पे नेगेटिव और नेगेटिव का बात करूँ, ओके, और पॉजिटिव का बात करूँ, तो ऑलवेज या क्या होगा यहाँ पे? ऑलवेज हमेशा क्या होगा? दुश्मनी होगा, दुश्मनी होगा। दुश्मनी कहने का मतलब ये ऑलवेज क्या करेंगे? रिपेल करेंगे एक दूसरे को। ओके, लेकिन जैसे ही हम यहाँ पे क्या करें, पॉजिटिव और नेगेटिव या नेगेटिव और पॉजिटिव कर दे, तो ऑलवेज यहाँ पे क्या होगा? प्यार होगा। प्यार कहने का मतलब अट्रैक्शन होगा यहाँ पे। ओके, तो हम लिख सकते हैं लाइक चार्ज रिपेल ईच अदर एंड अनलाइक चार्ज अट्रैक्ट ईच अदर। तो ये दो प्रॉपर्टी आपको मिल गया, दिख गया आपको। अब आइए आगे, देखिएगा तीसरा नंबर का प्रॉपर्टी। तीसरा नंबर का प्रॉपर्टी क्या कहता है? देखो, चार्ज इज कंजर्वेटिव। चार्ज इज कंजर्वेटिव, बहुत इंपॉर्टेंट। चार्ज इज कंजर्वेटिव। कंजर्वेटिव कहने का मतलब आप ना चार्ज को तोड़ सकते हो और ना ही बना सकते हो। कहने का मतलब नाइदर चार्ज कैन नाइदर बी डिस्ट्रॉयड एंड नॉर बी क्रिएटेड। ना चार्ज को आप तोड़ सकते हो ना जोड़ सकते हो। कहने का मतलब मान लीजिए आपका ये Na और Cl है, NaCl है, ठीक है, और इसे आप तोड़ दिए Na प्लस और Cl माइनस में, आपने तोड़ दिया। आप हमें बताओ कि इस जो है ये यहाँ पे मॉलिक्यूल जो लिखा हुआ है, इस पे कितना चार्ज है? तो आपको क्या दिखेगा? यहाँ पे 0 चार्ज है। लेकिन अगर आप इसका बात करोगे तो यहाँ पे एक पॉजिटिव है और यहाँ पे जो है वो एक नेगेटिव है, और जहाँ पे एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव मिलता है तो क्या हो जाता है? फिर से 0 हो जाता है। मतलब जितना पहले चार्ज था उतना ही बाद में भी चार्ज है। बात समझे? इसलिए अपन कह सकते हैं चार्ज इज कंजर्वेटिव। ना चार्ज को आप जोड़ सकते हो और ना ही तोड़ सकते हो। ओके, तीसरा, चौथा नंबर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये चौथा नंबर का प्रॉपर्टी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखना होगा। देखो, एक्चुअली क्या होता है, चार्ज ऑलवेज एसोसिएटेड विथ मास। बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। यहाँ पे हम लिख सकते हैं चार्ज ऑलवेज एसोसिएटेड विथ मास। मतलब एक चार्ज जो है ना वो हमेशा मास से जुड़ा होता है। मतलब कोई भी चार्ज बिना मास का नहीं हो सकता है। ओके, लेकिन मास बिना चार्ज का हो सकता है। जैसे अगर मैं एक छोटा सा बात करूं तो ये प्लास्टिक का पेंसिल है, मार्कर है, इस पे भी कोई चार्ज नहीं है, लेकिन इसका कुछ ना कुछ मास तो जरूर होगा। ओके, लेकिन अगर मैं बात करूं कोई भी इलेक्ट्रॉन का, तो इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज का जो वैल्यू होता है वो होता है 1.6 इंटू 10⁻⁹ कूलम। तो इलेक्ट्रॉन का वैल्यू तो है, लेकिन एक इलेक्ट्रॉन का मास भी होता है। ओके, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है 9.1 इंटू 10⁻31 kg। तो एक इलेक्ट्रॉन का मास तो होता ही है और चार्ज का वैल्यू भी होता है। मतलब इलेक्ट्रॉन ऑलवेज एसोसिएटेड विथ मास। इलेक्ट्रॉन बिना मास का नहीं हो सकता। ओके, सेम कंडीशन है प्रोटॉन में। प्रोटॉन के पास भी मास होता है, लेकिन इलेक्ट्रॉन से बहुत ज्यादा मास होता है, बहुत ज्यादा हैवी होता है। लगभग 1840 गुना ज्यादा होता है प्रोटॉन का मास। बात समझे? तो आपको ये बात ध्यान रखना होगा कि चार्ज ऑलवेज एसोसिएटेड विथ मास। मतलब चार्ज जो है वो मास के बिना नहीं हो सकता है, लेकिन कोई भी मास चार्ज के बिना हो सकता है। कोई भी मास, ये मास है, चार्ज के बिना हो सकता है। आपको ये बात याद रखना होगा। अब यहीं पे अगर मैं बात करूं जब मास से एसोसिएटेड है, तो यहाँ पे एक बात आता है कि जब भी कोई चार्ज को चार्ज करोगे, चार्जिंग में लगाओगे, तो चार्जिंग में होगा तो मास क्या होगा? इंक्रीज करेगा। ओके, और जब
डिस्चार्जिंग में होगा तो मास क्या होगा, डिक्रीज करेगा। बात समझ में आया। अगर आप मोबाइल को चार्ज करते हो तो बैटरी का मास धीरे धीरे इंक्रीज होता है, ओके, क्योंकि चार्ज वहां पे बढ़ रहा है। और अगर वहीं पे डिस्चार्ज हो रहा है बैटरी तो वहां पे मास क्या होगा, डिक्रीज होगा, क्योंकि वहां पे चार्ज का डिक्रीजिंग हो रहा है, डिक्रीजनेस हो रहा है, मतलब चार्ज कम हो रहा है, सिंपल सी बात है। ओके, तो चार्ज क्या होगा, अगर चार्जिंग में होगा तो मास बढ़ेगा, डिस्चार्जिंग में होगा तो मास घटेगा। इसीलिए हम कह सकते हैं कि चार्ज ऑलवेज एसोसिएटेड विथ मास। ओके, अब ये चौथा नंबर था, अब ये पांचवा नंबर देखिए, चार्ज इज ऑलवेज एडिटिव। ओके, चार्ज ऑलवेज एडिटिव इन नेचर होता है। चार्ज लिख सकते हो, चार्ज इज एडिटिव इन नेचर। और उसमें अगर मैं बात करूं एडिटिव का, तो मान लो 5 कूलम्ब आपके पास चार्ज है, ओके, और 6 कूलम्ब चार्ज है, तो ये दोनों जोड़ के कितना हो जाएगा, 11 कूलम्ब हो जाएगा। ओके, अगर वहीं मैं बात करूं, यहाँ पे 6 कूलम्ब चार्ज है माइनस 5 कूलम्ब चार्ज है, तो यहाँ पे क्या क्या हो जाएगा, 1 कूलम्ब। मतलब चार्ज जो है ना वो घटता बढ़ता है, एडिशन सब्सट्रैक्शन उसमें होता है। हम कह सकते हैं चार्ज इज एडिटिव इन नेचर। ओके, तो आपका बोर्ड तो यहाँ पे फिल हो गया होगा, और भी बहुत सारा प्रॉपर्टीज है जो मैं आपको एक करके लिखवाऊंगा। सबसे पहले आप इसे लिख लो, अगर लिख सकते हो तो। उसके बाद में फिर से 5th नंबर है, अब मैं आपको 6th नंबर से चार्ज का प्रॉपर्टी लिखवाना शुरू करता हूँ, जल्दी से इसे छाप लो। तो 5 चार्ज का प्रॉपर्टी मैंने आपको पढ़ा रखा था। अब आते हैं 6 नंबर का प्रॉपर्टी, और 6 नंबर का प्रॉपर्टी कहता क्या है, मार्कर किधर रख दिया यार। 6 नंबर का प्रॉपर्टी कहता है कि चार्ज इज इन वेरिएंट। अब ये इनवेरिएंट कहने का मतलब बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ये इनवेरिएंट। देखो, अगर आप जाओगे हायर क्लासेस में तो आपको पढ़ाया जाएगा कि अगर कोई मास जो है रेस्ट में है, ओके, मास, अगर मैं मास का बात करता हूँ, रेस्ट में है, और अगर कोई मास जो है वो मोशन में है, तो दोनों के मास में डिफरेंस आ जाता है। कोई भी वस्तु अगर रेस्ट में है और कोई भी वस्तु अगर मोशन में है, तो उसका मास का अगर डिफरेंस निकालोगे तो यहाँ पे मास का डिफरेंस बदल जाता है, अलग अलग आता है। कहने का मतलब 1 kg का मैंने इधर लिया और इसको भी 1 kg का ही लिया, और एक को रेस्ट में रखा, एक को मोशन में रखा, तो ये दोनों का मास मोशन में होने के बाद या रेस्ट में होने के बाद डिफरेंट हो जाएगा, अलग अलग हो जाएगा। जब मोशन में होगा तो इसका जो 1 kg है ना, ये चेंज हो जाएगा। ओके, लेकिन फिर से जब रेस्ट में आएगा तो ये फिर से 1 kg हो जाएगा। ऐसा फिजिकल फिनोमेना है। अब मैं यहाँ पे मास को छोड़कर अब चार्ज के बारे में बात करता हूं। मैंने क्या लिखा है हेडिंग, चार्ज इज इनवेरिएंट। इनवेरिएंट कहने का मतलब क्या होता है, थोड़ा समझिए। कोई भी चार्ज जब रेस्ट में होता है, चार्ज को हम लोग क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, और जब कोई भी चार्ज मोशन में होता है तो ये कभी भी बदलता नहीं है। वो चाहे रेस्ट में हो या मोशन में हो, चार्ज कभी बदलेगा नहीं, चार्ज का वैल्यू कभी नहीं बदलेगा। मान लो ये 5 कूलम रेस्ट में था तो 5 कूलम मोशन में भी होगा, इसलिए कह सकते हैं चार्ज इज इनवेरिएंट। एंड 7th नंबर इज द वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, चार्ज इज क्वांटाइज्ड। चार्ज इज क्वांटाइज्ड बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, चार्ज इज क्वांटाइज्ड में आपको इस चीज को समझना होगा, इधर थोड़ा ध्यान से समझना। चार्ज इज क्वांटाइज्ड होता क्या है, देखो, जब भी कोई बॉडी ए है मान लो, और ये कोई बॉडी बी है मान लो, और ए से बी में आप किसी भी चार्ज को ट्रांसफर किए, मान लो आपने n नंबर ऑफ चार्ज ट्रांसफर किया, और जनरली ट्रांसफर जब होता है तो इलेक्ट्रॉन ही होता है, प्रोटॉन नहीं होता, क्योंकि प्रोटॉन प्रेजेंट इन द सेंट्रल पार्ट ऑफ द एटम, और कोर से प्रोटॉन को निकालना बहुत ही मुश्किल है। लेकिन ये जो इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं चारों तरफ, इसको निकालना थोड़ा सा आसान हो जाता है। इसलिए कभी भी एक बॉडी से दूसरे बॉडी में जब चार्ज का ट्रांसफर होगा तो समझना होगा आपको कि वहां पे इलेक्ट्रॉन का ही ट्रांसफर हो रहा है। तो मान लो एक बॉडी से दूसरे बॉडी में अगर कोई भी चार्ज गया है, इलेक्ट्रॉन गया है, तो पता नहीं है कितना गया है, तो मान लो कितना गया है, n गया है। ओके, और n कौन सा गया है, अगर 1 गया है तो ठीक है, 2 गया है तो 2 से गुना कर दोगे, पूरा चार्ज का वैल्यू आ जाएगा, 3 गया है तो 3 से गुना कर दोगे, 20 गया है तो 20 से गुना कर दोगे। ओके, लेकिन यहाँ पे n गया है तो n कौन सा गया है, इलेक्ट्रॉन गया है। ओके, तो Q इक्वल टू NE
टोटल चार्ज कितना गया, टोटल चार्ज मतलब एन नंबर जितना गया और एक चार्ज का वैल्यू जितना होता है उसको आप गुना करोगे तो क्या हो जाएगा, टोटल चार्ज निकल जाएगा, दैट इज द Q इक्वल टू एम ई। अब यहाँ पे समझना क्या है, आपको ये समझना होगा कि सर आप जब चार्ज को भेज रहे हैं तो इलेक्ट्रॉन पूरा का पूरा चला जाएगा, आधा पॉइंट 2.5 सावा नहीं जा सकता है क्या? जैसे मान लीजिए कि 3.2 इलेक्ट्रॉन चला गया, नहीं, कभी नहीं हो सकता, क्योंकि आपको पता है कि एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ द मैटर। एटम जो है किसी भी मैटर का सबसे छोटा पार्ट होता है, तो जब इसको आप डिवाइड नहीं कर सकते क्योंकि बहुत छोटा है, तो इसको आप जब काट तोड़ नहीं सकते तो इलेक्ट्रॉन को आप कहां से तोड़ सकते हो? इलेक्ट्रॉन तो उससे भी छोटा है, तो इलेक्ट्रॉन आप नहीं तोड़ सकते, इसलिए इलेक्ट्रॉन आधा पौना साई ढावा नहीं हो सकता। जब भी इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ ट्रांसफर करेगा तो पूरा का पूरा इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होगा, आधा पौना सावा ढैया नहीं होगा कभी भी। ओके, तो 3.2 इलेक्ट्रॉन नहीं जा सकता, 1 पॉइंट इलेक्ट्रॉन नहीं जा सकता, हाँ जी 1000 इलेक्ट्रॉन चला जाएगा, 10 इलेक्ट्रॉन चला जाएगा, 3/2 इलेक्ट्रॉन नहीं जाएगा। मतलब बात समझ गए कि जब भी जाएगा तब पूर्ण संख्या होल नंबर में जाएगा, फ्रैक्शन में नहीं जाएगा कोई भी इलेक्ट्रॉन। एंड दिस इज द क्वांटिनाइजेशन ऑफ चार्ज या फिर चार्ज इज क्वांटाइज्ड। ओके, ये है चार्ज का कुछ प्रॉपर्टीज जो आपको ध्यान रखना होगा। अब बात कर लेते हैं चार्ज का वैल्यू, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर इस वैल्यू को आप छोड़ दिए तो समझ लेना बहुत कीमती चीज आपने छोड़ दिया। इस वैल्यू को याद रखना होगा, मैं आपको पूरा फुल डिटेल्स वैल्यू का बताने वाला हूँ, इसलिए चार्ज के वैल्यू को मत छोड़ना, अभी तुरंत इसे लिख लो। और देखो जितना भी डेफिनेशन है 12वीं में आते रहेगा, उसके लिए कोई इशू नहीं है, अब लिखते रहना। चार्ज का वैल्यू बहुत इंपॉर्टेंट है, उसके बारे में थोड़ा सा आपको बताना चाहता हूँ, ध्यान से उस चीज को समझना। ओके, जल्दी से लिख लो। तो अब बात कर लेते हैं वैल्यू ऑफ चार्ज के बारे में। देखो मैंने पूरा का पूरा डिटेल्स वैल्यू यहाँ पे मैंने लिख रखा है। ओके, बहुत थोड़ा सा समय में आपको मैं पूरा का पूरा समझा देता हूँ। सबसे पहले देखो कि चार्ज इज अ स्केलर क्वांटिटी। चार्ज जो है वो एक प्रकार का स्केलर क्वांटिटी है, आपको ये याद रखना होगा। ओके, यूनिट, ऐसा यूनिट ऑफ चार्ज इज कुलाम। ऐसा यूनिट ऑफ चार्ज होता है वो क्या होता है, कुलाम होता है, और एम्पियर सेकेंड भी कहते हैं। ओके, ये एम्पियर सेकेंड कहाँ से आया मैं आपको आगे बताऊंगा कि एम्पियर सेकेंड आखिर कैसे आया। और इसका डायमेंशन अगर बात करूं मैं तो डायमेंशन है ए और टी। ए इज द एम्पियर एंड टी इज द सेकेंड टाइम। ओके, अब यहाँ पे सीजीएस यूनिट का मैं बात करता हूँ। देखो सीजीएस यूनिट जो है ना, चार्ज का सीजीएस यूनिट के बारे में आपने नहीं सुना होगा, सिर्फ और सिर्फ किसके बारे में सुना होगा, ऐसा यूनिट के बारे में सुना होगा, कुलाम 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 कुलाम। लेकिन यहाँ पे मैं आपको सीजीएस यूनिट बताने वाला हूँ, और सीजीएस यूनिट जो होता है वो फ्रैंकलिन और स्टेट कुलाम्ब होता है। ओके, और इसे एब्सोल्यूट कुलाम्ब एक अदर सीजीएस यूनिट है। ओके, तो 1 कुलाम्ब, थोड़ा ध्यान देना, अगर मैं बात करता हूँ फ्रैंकलिन का और स्टेट कुलाम्ब का, तो 1 कुलाम्ब, ये दोनों एक ही चीज है, जनरली फ्रैंकलिन और स्टेट कुलाम्ब बिल्कुल सेम चीज है। 1 कुलाम्ब इज इक्वल टू 3 × 10⁻9 स्टेट कुलाम्ब होता है, आपको ये बात याद रखना होगा। ओके, और 1 एब्सोल्यूट कुलाम्ब इज इक्वल टू होता है 10 कुलाम्ब, आपको ये बात याद रखना होगा। अब देखो यहाँ पे 1 एम्पियर आवर, अगर सेकेंड रहता, सेकेंड, तो अगर इसको आवर में हम चेंज करते तो 3600 से गुना करना पड़ता, क्योंकि 1 घंटा में 3600 होता है सेकेंड। ओके, तो 1 एम्पियर आवर इज इक्वल टू 3600 एम्पियर सेकेंड, और 1 फैराडे इज इक्वल टू 96500 कुलाम। 1 फैराडे का इतना वैल्यू होता है। ओके, तो ये कुछ एग्जांपल्स हैं चार्ज का, चार्ज के वैल्यू का, जो आपको याद रखना होगा। अब सवाल आता है कि चार्ज का सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू क्या है, तो स्मॉलेस्ट वैल्यू इज द फ्रैंकलिन। फ्रैंकलिन कहने का मतलब देखो यहाँ पे अगर देखोगे 1 कुलाम इज इक्वल टू 3 × 10⁻9 स्टेट कुलाम, तो 1 स्टेट कुलाम इज इक्वल टू होता है 1/3 × 10⁻9, मतलब 1 स्टेट कुलाम इज इक्वल टू 1/3 × 10⁻−9। बात समझे, ये बहुत कम वैल्यू है। ओके, उसके बाद आ जाओ एब्सोल्यूट कुलाम पे, 10 कुलाम जिसका वैल्यू है। ओके, उसके बाद 10 कुलाम, उसके बाद एम्पियर आवर, ये वाला वैल्यू आया। और यहाँ पे, अरे ये ऑर्डर थोड़ा सा उल्टा हो गया है, ये देखो ये है ऑर्डर इसका। ओके, थोड़ा ये ध्यान रखना, ऑर्डर जो है उल्टा हो गया। तो सबसे बड़ा आपका फैराडे है, उसके बाद 1 एम्पियर आवर है, उसके बाद 10 कुलाम, उसके बाद एब्सोल्यूट कुलाम, और उसके बाद फ्रैंकलिन। फ्रैंकलिन इज द मिनिमम वैल्यू ऑफ चार्ज एंड फैराडे इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ चार्ज। आपको ये बात टोटल याद रखना होगा। तो आज का लेक्चर यहीं समाप्त करते हैं। अगर आपको इलेक्ट्रिसिटी का सबसे पहला लेक्चर आपको अगर समझ में आया हो
तो जरूर से लाइक कीजिएगा वीडियो को, और अगर अभी तक आपने हमें सब्सक्राइब नहीं किया है तो लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब कर लेना, और हो सके तो दोस्तों को शेयर भी कर देना ताकि उनको भी सीखने को मौका मिल जाए। धन्यवाद। ओके, और अगर किसी भी प्रकार का डाउट हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। इस पॉइंट हमें डाउट है, मैं उस पॉइंट को अगले लेक्चर में जरूर कवर करूंगा। थैंक यू।